Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So this is Muhammad Asad here and today our lecture is on functions of carbohydrates. So पिछली lectures में हमने classification of carbohydrates start की थी. तो उसमें हमने different oligosaccharides, monosaccharides and polysaccharides वो सारा कुछ पढ़ लिया है. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर मिल जाएगा. उसके अंदर सीक्वेंस के साथ मौजूद है सारे के सारे वीडियोस. तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट्स का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे कि यार कार्बोहाइड्रेट्स तो हम पढ़ चुके, उसकी क्लासिफिकेशन के कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, वो सारा कुछ तो हम पढ़ चुके. लेकिन आज ये जो है उसका फंक्शन क्या है, यानी वो काम क्या करते हैं बॉडी में. सही है ना, अगर कोई चीज़ है मौजूद है तो उसकी पर्टिकुलर फंक्शंस भी होगी ना. तो आज हम उसी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये लेक्चर. तो 3 फंक्शंस, मेन जो फंक्शंस है वो हम पढ़ेंगे. बाकी बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम 3 फंक्शंस मेन पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. द सेकंड वन इज़ स्टोरेज मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल और वो किस तरह करती है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में. एंड द थर्ड वन इज़ इट एक्ट एज ए बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, तो ये तीनों फंक्शंस हम डिटेल में समझने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ एनर्जी. अब आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो कुछ काम करेगा. सही है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. उसके अंदर एनर्जी मौजूद होगी. फ़र्ज़ करें अगर हम कुछ खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम फिर कोई काम करने की सलाहियत हमें ख़त्म हो जाती है. हम ना देख पाते हैं, ना कुछ सीख पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक एनर्जी के तौर पर हमें वो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, सारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं. तो सोर्स ऑफ एनर्जी. अब आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स जो है लिविंग थिंग्स के लिए, जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है. एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है, जो ज़मीन पर. तो उससे ये एनर्जी कैप्चर करके, प्लांट्स कैप्चर करके, फिर वो प्लांट्स क्या कर लेते हैं कि उनको ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं. और वही कार्बोहाइड्रेट्स फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर एनर्जी. तो आज हम पहले ये डिटेल में समझते हैं क्या होता है बेसिकली. थोड़ा बहुत ये स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. The carbon hydrogen bonds are broken down in respiration. Okay, ये डिटेल में समझेंगे. And the stored energy in the bonds is released, which is made available to the cell for performing functions. अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी समझाता हूँ. ओके, यहाँ पर मैं एक प्लांट बना लेता हूँ. ओके, ये एक प्लांट होगा. इसके अंदर लीव्स होती है, ग्रीन एरिया जितना भी है वो मैं यहाँ पर इसी तरह ड्रॉ कर लेता हूँ. थोड़ा डायग्राम बिल्कुल सही नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ. ओके, अब क्या होता है कि प्लांट्स हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. वो यही कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं. क्या कर लेते हैं, बनाते हैं. और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके, अब क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये इन्वायरमेंट से CO2 ले लेते हैं और नीचे ज़मीन से रूट हेयर्स के थ्रू H2O मॉलिक्यूल ले लेते हैं. क्या, CO2 ले लिया कहाँ से, इन्वायरमेंट से, माहौल से, प्लस H2O ले लिया कहाँ से, ज़मीन से, और सूरज की रोशनी ले ली. अब सूरज की जो रोशनी है वो क्या है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, एक फॉर्म है एनर्जी की. अब इन्होंने सनलाइट ले ली. क्या, सनलाइट, और क्या बना लिया, ये जो सनलाइट है ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई. कहाँ पर, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जब बॉन्ड्स बनते हैं हमारे पास तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है और जब बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी
रिलीज होती है। तो अब ये CO2 प्लस H2O क्या कर लेता है, सनलाइट लेके क्या बनाएंगे, C6H12O6। ये क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, क्या, O2 बन जाएगा। अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ स्ट्रेट फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर अगर अल्डिहाइड तो डबल बॉन्ड O H OH H OH 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 H H H OH। अब आप देख ले कि यहाँ पर बॉन्ड्स बन गए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, इसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन। तो ये जो सनलाइट की एनर्जी थी वो स्टोर्ड हो गई इन बॉन्ड्स के अंदर, यहाँ पर क्या, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। अब जब रिस्पायरेशन होती है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट में देख ले, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन इन रिस्पायरेशन। अब इसके बाद क्या होगा कि ये तो खुराक बन गया, कहाँ पर, प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स खुद भी इसे यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, जिस तरह के प्लांट्स ग्रोथ करता है, प्लांट्स होम्योस्टेसिस उसके अंदर होती है, प्लांट्स ने कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इस कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जो कि प्लांट ने खुद बनाई है। अब हमारे अंदर जो हेटेरोट्रॉफ है, हमारे अंदर भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। जिस तरह अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, आप बोल रहा हूँ, तो इस पर एनर्जी की एक्सपेंडिचर होती है, एनर्जी यूज़ होती है। जिस तरह मैं हाथ हिलाता हूँ तो इसके लिए क्या, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से हमें मिलेगी, इस कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी जो प्लांट्स ने बनाई है। वो, या हम गोश्त खाते हैं तो जो गाय भैंस है वो भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। अगर हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर, हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। अब जब एनर्जी की रिलीज होगी तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, रिस्पायरेशन होगा। क्या, रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन होगा। ओके, रिस्पायरेशन बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का उलट है। क्या होगा कि C6H12O6 जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा जो कि हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात कर ले, और क्या प्रोड्यूस कर लेगा, क्या प्रोड्यूस कर लेगा, एंजाइम की एक्टिविटी होगी यहाँ पर, और CO2 प्लस H2O ये क्या करेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, अब और एनर्जी प्लस क्या, ATP। ATP क्या है हमारे पास, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, जो कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रिस्पायरेशन के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ मीन जो चलते हैं, फिरते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर, कौन सी ATP उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ये ATP, जो कि कहाँ से मिली है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। बेसिकली ऑक्सीजन जब यहाँ पर मिलता है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ये जो C6H12O6 है ना, इसके अंदर ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड बन गए, एनर्जी स्टोर्ड हो गई, कौन सी एनर्जी, सनलाइट, और यहाँ पर वो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। जब ब्रेक हो गए तो हमारे पास क्या हो गया, ATP मॉलिक्यूल बन गए, जो कि हम डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है वो कौन देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है। तो ये सबसे पहला फंक्शन हो गया। अब दूसरा फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। दूसरा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, क्या, स्टोरेज मॉलिक्यूल। अब स्टोरेज मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सिंपल है, अब वो हो भी गया है। क्या हो गया है, ये जो फोटोसिंथेसिस, ये तो मैंने मिटा दिया, ये जो फोटोसिंथेसिस हो गया था, CO2, प्लांट ने CO2 लिया था प्लस H2O लिया था, सनलाइट ली थी, और C6H12O6 प्लस O2 ये बना लिया था। अब प्लांट्स ने क्या करना है, प्लांट्स के पास ये C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में है। जब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। ओके, स्टोर कर लेते हैं ना। अगर वो एनिमल हो, अगर वो प्लांट हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसके पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में होगी तो वो उसे स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो फ्यूचर में अगर मुस्तकबिल में उसे उसकी ज़रूरत पड़ जाए दोबारा से,
तो वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर एक्सेस ऑफ C6H12O6 हो तो प्लांट भी स्टोर कर लेता है फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं, यानी हार्श कंडीशन आ सकते हैं, सख्त वक्त आ सकता है। जिस तरह के अगर हम आप देख ले गंदम को स्टोर कर लेते हैं, गंदम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन वो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है। ये हमारे पास बॉडी के अंदर यानी प्लांट्स बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, अल्लाह ताला ने एक मशीन रखा है। इसी तरह हमारे बॉडी, अगर हम ह्यूमन की बात कर ले तो हमारे पास जब ये C6H12O6 आता है तो उससे तो हम कुछ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि खाना तो हम बहुत खाते हैं, तो उनमें से तो कुछ हम यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन कुछ को हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि अगर बंदा खाना ना खाए 3 दिन 4 दिन हफ्ते तक खाना ना खाए तब भी वो सरवाइव कर सकता है। तो वो क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर स्टोर्ड हो गई है। कहाँ पर? या तो उसके लिवर में स्टोर्ड हो गई है या उसकी मसल सेल में स्टोर्ड हो गई है। तो कार्बोहाइड्रेट एक्स एज स्टोर्ड क्या मटेरियल, एज ए स्टोर्ड मटेरियल। इट कैन स्टोर्ड इन द सेल एज ए रिजर्व फूड। रिजर्व फूड मीन ताकि वो फ्यूचर में फिर काम आ सके, सच एज स्टार्च। अगर हम प्लांट्स में ये स्टोर होती है, ये C6H12O6 प्लांट में स्टोर होती है तो उसको हम स्टार्च कहेंगे। और अगर ये एनिमल में स्टोर्ड होती है, ये C6H12 एनिमल में स्टोर्ड होती है तो उसको हम क्या, मैंने ह्यूमन का ये ह्यूमन सिर्फ बना लिया, लेकिन अगर सारे के सारे एनिमल में तो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन और स्टार्च के बारे में हम पॉलीसेकेराइड में पढ़ चुके हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज मालिक्यूल, यानी कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए स्टोरेज मालिक्यूल। अब तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है हमारे पास एक्ट एज ए बिल्डिंग मटेरियल। अब जो चीज़ बनती है, तो बिल्डिंग बनते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ तो चाहिए होती है ना। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देख ले, मॉलिक्यूलर लेवल पर सेल की कंपोजिशन देख ले, ओके, बॉडी की कंपोजिशन देख ले, तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल है। आपने नाम सुना होगा सेलुलोज का, आपने नाम सुना होगा काइटिन का। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है। ये एक प्लांट सेल में बना लेता हूँ, ये न्यूक्लियस हो गया, सारे ऑर्गेनेलिस तो नहीं बनाता, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसके इर्द गिर्द एक रिजिड यानी सख्त लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ओके, तो ये जो सेल वॉल होता है प्लांट में, ये जो प्लांट बहुत सख्त होते हैं वो सेल वॉल की वजह से होते हैं। और ये जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और वो इस सेल को क्या देता है, शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, डिफिनिट शेप देता है, यानी इसका मतलब पूरे के पूरे बॉडी को शेप देता है। तो एज ए बिल्डिंग मटेरियल क्या करता है, एक्ट करता है। अगर आप काइटिन मैंने एग्जांपल लिया है, जितने भी इंसेक्ट्स है हमारे पास, आर्थ्रोपोड्स है, उसके अंदर एक्सोस्केलेटन होती है, यानी बाहर का ढांचा होता है, उसके अंदर बॉडी से ऊपर का सरफेस होता है, कवर होता है, और उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, काइटिन मौजूद होता है। काइटिन एक क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो एज ए बिल्डिंग मटेरियल भी क्या यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल ये नहीं कि आम ये जो बिल्डिंग है इसके लिए नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को शेप देगा, स्ट्रक्चर देगा, और डिफिनिट सख्त किस्म का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग मटेरियल। तो कार्बोहाइड्रेट आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल। तो आज हमने 3 फंक्शंस पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट्स के। एक फंक्शंस था सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा था स्टोरेज मॉलिक्यूल या स्टोरेज मटेरियल, और द थर्ड वन इज़ दे एक्ट एज ए स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर्स ये एक वीडियो शूट करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।